मुतअद्दिद पाक फौज के जो जवान हैं वो जाँ बहक हुए हैं और आने वाले 15 दिनों के अंदर आप बलूचिस्तान में किसी बड़े सानिये को रूनमा होते हुए देखेंगे। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तो बहुत ही शिद्दत आ गई है। 84 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया, 33 अफराद का मावराए अदालत कत्ल हुआ, सिर्फ 239 अमवात हो चुकी हैं, हजारों जख्मी है। के लिए 332 हमलों में 133 एहलकार जाँ बहक और 28 IED धमाके जिसमें 19 अफराद जाँ बहक हुए। इस वक्त बलूचिस्तान वफाक के दरवाजे पर बैठा है, पिंडी के जमीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बलूचिस्तान जब उसका जो रेस्पॉन्ड करेगा उसका भी फिर वफाक को और पिंडी को अंदाजा होना चाहिए। गोली जिस्म से पार होकर गर्म जिस्म को ठंडा कर सकती है, लेकिन किसी की सोच को खत्म नहीं कर सकती। गोली और गाली शिद्दत पसंदी को तकवीयत देती है। तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा दिया करें और लाइक भी कर दिया करें और मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मेरी रीच बढ़ सके। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। इस्लामाबाद में लापता अफराद के भरोसा पर रियासती इदारों ने धावा बोल दिया है। जी नाज़रीन, लापता अफराद के भरोसा ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने वो धरना दिया था और उस पर धावा बोला गया है। इसकी तफसीलात क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं और फिर बलूचिस्तान किस तरफ जा रहा है। यानी बलूचिस्तान में 3 तरह के मामला ऐसे सामने आ रहे हैं जो जाहिर करते हैं कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। और उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हम अलविदा कहने जा रहे हैं। यानी CBI की सहूलतकारी से बिलाखिर हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को ख़त्म करने में कामयाब हो ही गई। यानी कौमी खजाने को एक मर्तबा फिर अरबों रुपए का टीका लगने जा रहा है। इसकी तफसीलात क्या है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे थे मेरे ख्याल में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हवाले से। मुख्तसर सी बात है, आपको पता है यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का मामला काफ़ी अरसे से चल रहा था। 2 मरहलों में जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को निकाला गया। लेकिन मेरा इशू ये नहीं है कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें क्या हुआ, लेकिन मेरा मामला ये है कि हुकूमत आखिर ये सब कुछ करने में कामयाब कैसे हुई। जी नाज़रीन, इसकी जो मेरे रिसोर्सेज या मेरे जो सोर्सेज जिसकी तस्दीक कर रहे हैं, हुकूमत ने इस मामले को अमली जामा पहनाने से पहले जो अपना यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की CBI थी उसको मुकम्मल तौर पर एतमाद में लिया था। CBI ने मुकम्मल सहूलतकारी की, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान इत्तेहाद का एक ताकतवर तरीन हिस्सा है, फिर उसको भी एतमाद में लिया गया। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी सहूलतकारी की और सदर मुमलिकत ने बार बार अपीलें किए जाने के बावजूद भी उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के हज़ारों मुलाजमीन के मामले पर खामोशी अख्तियार किए रखी। लेकिन इस फैसले से जो अब हालांकि ये IMF का फैसला भी नहीं है, हालांकि जिस तरह IMF के फैसलों पर गुज़िश्ता शब एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम फेंका गया, मईशत को तबाह बर्बाद करने की तरफ जिस तरफ ये लेकर जा रहे हैं, कर्जों से मुल्क चलाने की कोशिश की जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ कर्जों में इजाफा हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का मतलब है अरबों रुपए का नुकसान। यानी अरबों रुपए तो सिर्फ मामूली सी में बात कर रहा हूँ, ये मामला खरबों में जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो अशिया खुर्दनोश मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स के गोदामों में पड़े हैं, यकीनन वो उनकी डेट्स एक्सपायर हो जाएंगी, वो कल सड़ जाएंगे। उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के असासे जो औने पौने अपनी मर्जी के ठेकेदारों को या अपनी मर्जी की फर्म्स को बेचे जाएंगे, फिर उनमें अरबों रुपए का टीका लगेगा। यानी आटा, गंदम, घी, चीनी जो स्टोर पड़ा हुआ है, इसमें एक बार फिर अरबों रुपए की गेम की जाएगी और फिर जो मुलाजमीन को जो एक समझते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, वो जो जीरा दिया जाएगा उसमें भी अरबों रुपए के टीके लगेंगे। यानी एक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश के पीछे कई हरामखोरों के पेट भरेंगे शायद। लेकिन जो फैसला हुआ है वो तो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और नेशनल मीडिया पर भी चल रहा है। लेकिन इस वक्त अफसोस की बात यह है कि CBI को अपने मुलाजमीन का वोट्स का जो हक अदा करना चाहिए था वो नहीं कर सकी, बल्कि हुकूमत की सहूलतकार बन गई।
ज़ाती फ़वायद लिए, ज़ाती तौर पर उन्होंने हुकूमत से बहुत सारे मराहत लिए, लेकिन यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन के मामले पर उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया। हत्ता कि जो धरना तय हुआ था वो धरना भी यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन की सीबीए नहीं दिलवा सकी, क्योंकि वो उनका गठजोड़ था जो है वो वहाँ पर जो अपना जो एक तो वजारत सनत और तिजारत के साथ और फिर जो कोर्ट्स होती हैं उनके साथ जो इनका गठजोड़ था, उससे ये सारे मामले चलते रहे और आज बिलाखिर ये तय हो गया कि 31 जुलाई से मुकम्मल तौर पर यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। हुकूमत ने यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन यूएससी के तमाम ऑपरेशन रवा माह 31 जुलाई तक मुकम्मल बंद करने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर खजाना की जेर सदारत इजलास में तफसीलात पेश कर दी गई। ये सारी इस वक्त नेशनल मीडिया पर चल रही हैं। अफसोस की बात यह है कि यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन को उन्हीं की अपनी क़यादत ने मरवाया, फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज ने मरवाया जिनको वो वोट्स देते रहे, खानदान उनके वोट देते रहे, और आज उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने इनके बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया। हजारों खानदान जो है वो बेरोजगारी की भट्ठी में झोंक दिए गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कहीं से भी सदा एहतजाज बुलंद नहीं हो रही। यहां तक कि पीटीआई से भी कोई एहतजाज नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कोई एहतजाज नहीं किया और हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। तो बहरहाल इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है उस पर मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन इस वक्त जो अहम तरीन मामला है वो है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में इस वक्त जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त एक भयानक किस्म का मामला पेश आया है, और वो आया बलूचिस्तान के इलाके झाव में, जहाँ नामालूम मुसल्लह अफराद के हमला हुआ है आर्म फोर्सेस के काफिले पर, जिसमें एक अपना मेजर रब नवाज समेत मुतअद्दिद पाक फौज के जो जवान हैं वो जाँ बहक हुए हैं। और ये हमला बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तफसीलात आ रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बलूचिस्तान में इस वक्त 3 महाजों पर शिद्दत महसूस की जा रही है, और आने वाले 15 दिनों के अंदर आप बलूचिस्तान में किसी बड़े सानिये को रूनमा होते हुए देखेंगे। क्योंकि जो मुझे महसूस हो रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 15 दिनों में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस की टाइप का कोई बड़ा हमला हो सकता है। अगर हम बात करें तो सियासी मास पर बहुत ज़्यादा शदीद एक शिद्दत पाई जा रही है, फिर अलहदगी पसंदी के मास पर भी उसमें भी जो है शिद्दत पाई जा रही है, और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में तो बहुत ही शिद्दत आ गई है। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ क्या हैं उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें सियासी मास की तो बलूचिस्तान के अवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ चुका है। पार्लिमान उनकी नज़र में अपनी साख खो चुकी है, और पार्लिमान की तरफ वो देखना भी अब पसंद नहीं करते। आइन और कानून की हाकमियत ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत का अवाम की फलाह की बजाय उनके खिलाफ कवानीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना अवाम के दिलों में मजीद नफरत को बढ़ा रहा है। अवामी राय को गैर अहम समझते हुए गैर मुनसिफाना फैसले मुसल्लत करना, अवामी नुमाइंदों को अवाम मुखालिफ कुव्वतों के साथ खड़े होना देखकर बलूचिस्तान के अवाम में जो एक शिद्दत नफरत है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान के हर शहर में शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बलूचिस्तान में मुतअद्दिद मरतबा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामले पर और इजहार राय की आज़ादी पर, कदगन पर और एहतजाज पर के हवाले से गिरफ्तारियों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया और कई मरतबा मुतालबा किया। लेकिन गुज़िश्ता शब भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फौरी कार्रवाई जारी करते हुए हुकाम पर जोर दिया है कि वो 6 बलोच कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा करें जो इस वक्त हिरासत में है। इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन को बलोच सियासी कारकुनों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। महज इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन एहतजाज के हक को इस्तेमाल करने के लिए हुकाम को सिर्फ उनकी नज़रबंदी को तूल देने के लिए फजूल किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हुकाम को सिर्फ उनकी उन्होंने आलमी बिरादरी से अपील की है कि पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डालें कि डॉक्टर महरन समेत तमाम बलोच क़यादत को फौरी तौर पर एहतराम के साथ आज़ाद किया जा सके। तो इस तरह जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक है। जिस तरह मैंने आपसे बात कहा, इसका दूसरा जो एलिमेंट था वो था अलहदगी पसंदी में इजाफा है। आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर बलूचिस्तान के मामले को
कोई ना कोई दूसरा रंग देकर और फिर अलहदगी पसंदी की बात की जा रही है, और इसमें मुसलसल शिद्दत आ रही है, क्योंकि इसमें रियासत का जो बिहेवियर है वो उस शिद्दत में इजाफे का सबब बन रहा है। जो पार्लिमान का बिहेवियर है वो उस चीज को इंतहाई तकवीत दे रहा है। अरकान पार्लिमान बलूचिस्तान के मामले पर बात नहीं करते, आइन को पसे पुश्त डाल दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कि इंटरनेशनल फोरम पर मामला बढ़ेंगे। इस तरह जिस तरह मैंने आपसे बात की कि तीसरा जो मामला है वो है पुरतशद्दुद वाक़यात का, कि बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में इंतहाई शिद्दत देखी जा रही है। अगर हम बात करें तो रिसेंटली आप देखें तो पहले ऑपरेशन शीरोफ शुरू हुआ और फिर ऑपरेशन बाम शुरू हुआ, और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं बलूचिस्तान को। सिर्फ जून की बात करें कि जून 2025 में बलूचिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात का जायजा लें तो अंदाजा हो जाता है कि हालात कौन सा रुख अख्तियार करते जा रहे हैं। सिर्फ जून में बलूचिस्तान में 14 अजला से 84 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया। उसके अलावा सिर्फ सूबे में कमोबेश 33 अफराद का मावराए अदालत कत्ल हुआ सिर्फ एक महीने में। यानी एवरेज अगर हम देखें तो एक शख्स को डेली एक शख्स को कत्ल किया जाता है। कि अगर हम जबरी गुमशुदगियों को देखें तो सबसे ज्यादा केच से 27, मस्तोंग से 11, जबकि गवादर से मजमूई तौर पर 11 अफराद को लापता किया गया। और आज ही की अगर हम बात करें तो मादनियात ले जाने वाली गाड़ियों को निशाना बनाया गया, और पिछले कुछ दिनों में से मुतवातिर ये सब कुछ हम देख रहे हैं। और अगर हम बेड गवर्नेंस की बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, मवासलात का, शाहराहों का, इतना बुरा है कि उसके हम आदाद शुमार देखते हैं तो फिर और मजीद परेशानी होती है कि जो हादसात हुए हैं एक टूट फूट की वजह से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है करप्शन की वजह से, तो उसमें मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 239 अमवात हो चुकी हैं, हजारों जख्मी हैं। पिछले 24 घंटों में बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसी तरह 6 माह के में अगर हम सरकारी आदाद शुमार भी देखें तो फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए 332 हमलों में 133 एहलकार जाँ बहक और 338 जख्मी हुए। 6 माह के दौरान 501 मुसल्ला वाक़यात पेश है, जिनमें 257 अफराद जाँ बहक जबकि 492 अफराद जख्मी हुए। 6 माह के दौरान 28 IED धमाके, जिसमें 19 अफराद जाँ बहक हुए और 62 जख्मी हुए। और जाफर एक्सप्रेस का सानिया इसमें शामिल है, 28 अफराद इसमें मारे गए। और 6 माह के दौरान 35 दस्ती बम हमलों में 3 अफराद जाँ बहक हुए। और BLA ने दावा किया कि उन्होंने मजमूई तौर पर 95 हमले किए, जिनमें 253 सिक्योरिटी एहलकारों के हलाकत और 100 के जख्मी होने का दावा किया है। जबकि बलोच लिबरेशन फ्रंट ने इसी दौरान 302 हमलों में 221 अफराद के हलाक और 148 से ज्यादा के जख्मी होने का दावा किया है। ये जो आदाद शुमार हैं ये बता रहे हैं कि बलूचिस्तान किस तरफ जा रहा है। बलूचिस्तान की सूरत बहुत ज्यादा भयानक होती जा रही है। बलूचिस्तान को इस वक्त, यानी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सियासी जो है वो माज पर आप देखें तो बलूचिस्तान की खवातीन सड़कों पर है। बलूचिस्तान का शऊर जाग चुका है। बलूचिस्तान में खवातीन इस वक्त जिस शिद्दत से बाहर आ रही हैं उससे सरदारी निजाम को खतरा लाहक हो चुका है। इस वक्त सरफराज बुगटी सरदारों की जंग लड़ रहा है, सरदारों को बचाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस तरह बलूचिस्तान में शऊर बेदार हुआ तो अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बलूचिस्तान में करवाए गए तो उसके नतायज फिर किसी भी सरदार के हक में नहीं आएंगे। फिर कोई भी सरदार और सरदार का बच्चा आपको किसी पार्लियामेंट में नजर नहीं आएगा। बलूचिस्तान के में बच्चे तो जमीन पर पत्थरों पर बैठकर पढ़ रहे हैं, लेकिन सरफराज बुगटी का बच्चे दोनों लंदन में पढ़ रहे हैं। शर्म भी नहीं आती इस शख्स को। बात करते हैं फिर बराबरी की, स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं। अपने बेटों को तो लंदन में पढ़ा रहे हैं, दूसरों के बेटे यहाँ पर पत्थरों पर बैठकर भी उनको तालीम की सहूलत प्रॉपर मुयसर नहीं है। तो इसी तरह नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद की, तो नेशनल प्रेस क्लब के सामने आज BYC के अपना जबरी तौर पर लापता अफराद ने एक बार फिर, मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ जो मैंने लिखा है ना, वो थोड़ा सा उसमें तसलसल है। बलूचिस्तान की माओं, बहनों और बेटियों ने एक मरतबा फिर वफा के पत्थर दिल पर दस्तक, अपने दुखों की गठरी लेकर इस्लामाबाद में धरना दे दिया और इंसाफ का तकाजा और मुतालबा कर रही थी।
हाथों में तस्वीरें जिनमें मुस्कुराहटें कैद थीं और दिलों में जख्म जो वक्त से भी नहीं भरे। वो माएँ, बहनें और बेटियां आज इस्लामाबाद में फिर इंसाफ का सवाल ये खड़ी थी कि रियासत ने दुखों का मदावा करने की बजाय धरने के शुरा पर धावा बोल दी। स्पीकर इसका जो वहाँ पर रखे हुए थे वो सारे उठा लिए और उनको जो है जबरी तौर पर वहाँ से हटाने की कोशिश की। तो इस दौरान मैंने किसी बहन का एक ट्वीट पढ़ा। उसने कहा था कि जो है वो अगर इस्लामाबाद और पिंडी रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इसका मतलब क्या लिया जाए। वफाक की संगदिली बलूचिस्तान में मोहब्बत के फूल खिला पाएगी। हम पर इल्ज़ाम है कि हम आइन और कानून नहीं मानते, मगर हम फिर भी इस्लामाबाद आ गए हैं। देखती हूँ कि इस बार मुझे मेरा भाई सलमान बलोच वापस मिलेगा। क्या डॉक्टर मोहन बलोच और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमा खत्म होंगे या फिर हठधर्मी और तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। तो इस ट्वीट के फौरन बाद मैंने देखा कि रियासत के जो कारिंदे थे वो टूट पड़े। ये जो चल रहा है ना बलूचिस्तान में कि जिस तरीके से एक बार फिर इन्होंने जाकर इस्लामाबाद के ईवानों के दरवाजों पर दस्तक दी है, उनके मुर्दा ज़मीरों के पर जाकर उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर वफाक से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर अपने मामले को आईनी तरीके से हल करवाने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना दिया है। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत रिस्पॉन्ड करे, होना तो ये चाहिए कि मिनिस्टर्स की एक कमेटी बने जो जाकर के इन धरना देने वाली खवातीन से मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और जबरी तौर पर जिनको लापता किया गया है उनकी बाजियाबी के हवाले से इकदाम करे। टोपी ड्रामा ना करे, ड्रामेबाजी ना करे कि जिस तरह की ड्रामेबाजी की जाती है कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से कमीशन बना दिया है, आप कमीशन में चले जाए। इस वक्त बलूचिस्तान वफाक के दरवाजे पर बैठा है। इस वक्त बलूचिस्तान अपने आईनी हकूक मांगने के लिए वफाक के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस वक्त पिंडी के ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त अगर उन्हें उनके आईनी और कानूनी हकूक फराहम न किए गए और इस बार भी इन्हें पुरतशद्दुद अंदाज में वापस भेज दिया गया, बजाय इनके सुनने के, बजाय इनके दुखों का मदावा करने के, बजाय इनके जख्मों पे मरहम लगाने के, बजाय इनको तसल्ली देने के, बजाय इनके हकूक को तस्लीम करने के, अगर इनको वापस खाली हाथ बलूचिस्तान भेज दिया गया तो अब की बार जो पैगाम बलूचिस्तान आएगा तो बलूचिस्तान जब उसका जो रेस्पॉन्ड करेगा उसका भी फिर वफाक को और पिंडी को अंदाजा होना चाहिए कि इस वक्त जो कुछ आप कर रहे हैं, आप बात करते हैं ना कि हमसे बात तो करें। ये तो आइन को भी नहीं मानते, ये तो दहशतगर्द है। ओ भाई, वो दहशतगर्द आपके दरवाजे पर बैठे हैं, आपसे बात करने आए हैं, आप उनसे बात तो करें, आप उनसे मिलें तो सही, आप उनसे कहें कि जी क्या मसला क्या है। लेकिन जिस तरीके से रियासत बिहेव कर रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज झाओ में क्या हुआ, अटैक हुआ, एक मेजर गया, मुतअद्दिद जवानों के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। गैर मुसद्दिका इतलात हैं, हम उसका कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन पिछले दिनों में एक ही दिन में 20 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया। एक दिन में जिस तरीके से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं वहां पर, जिस तरीके से देहातों को, गांवों को, घरों को मसमार करके फिर उनको नजर आतिश किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, ये रियासत का रेस्पॉन्ड बगावत की आग को भड़का रहा है। तो उस बगावत की आग पर थोड़ा सा पानी डालने के लिए इस वक्त बलूचिस्तान आपकी दहलीज पर बैठा है। आप उसको इंगेज करें, आप उनसे निगोशिएट करें, आप उनसे बात करें, आप उनको उनके हकूक दिलाने के लिए आप उनके साथ बैठ तो जाए, तो मसला इसी तरह हल होगा। बाकी आप अगर समझते हैं कि आपकी गोली में इतना दम है, गोली जिस्म को खत्म कर सकती है, गोली जिस्म से पार होकर गर्म जिस्म को ठंडा कर सकती है, लेकिन किसी की सोच को खत्म नहीं कर सकती, किसी के नजरिए को, किसी की सोच को, किसी के फलसफे को खत्म नहीं कर सकती गोली। गोली से और गाली से मसला बढ़ता है। गोली और गाली शिद्दत पसंदी को तकवीयत देती है। तो इसलिए आप उस शिद्दत पसंदी को तकवीयत देने की बजाय और अलहदगी पसंदी को तकवीयत देने की बजाय और जो सियासी माज पर शिद्दत आ रही है उसको तकवीयत देने की बजाय इन मामलात को आप डिफ्यूज करें, यही डिफ्यूज करें, सब ठीक हो जाएगा।
फिर वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए, फिर हमारे लिए।